स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किसकी स्टडी की हुई थी? टेरिडोफाइटा। मीन्स हम लोगों ने क्रिप्टोगैमस के सारे फाइलम की स्टडी कर ली। ठीक है, आज हम लोग फेनरोगैमी की स्टडी करेंगे। फेनरोगैमी मतलब हाँ, जिसमें फ्लावर्स भी होंगे और सीड्स भी होंगे, वो फेनरोगैमी होंगे। फेनरोगैमी में हम लोगों ने दो फाइलम बताए थे, एक तो हमारा जिम्नोस्पर्म था और दूसरा एंजियोस्पर्म था। आवृत्त बीजी पौधे और अनावृत्त बीजी पौधे। तो हम लोग फेनरोगैमी में फर्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट फाइलम है, प्रथम संघ जो हमारा है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसको हम जिम्नोस प्लस स्पर्मा कहते हैं। जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, बीज। नेकेड का यहाँ मतलब ये हुआ कि ऐसे बीज जिसके ऊपर कोई भी कवर ना हो, नेकेड हो। ठीक है, ऐसे बीज मीन्स जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधे आएंगे जिनके बीज ढके नहीं होंगे, खुले होंगे, उनके ऊपर कोई भी कवर नहीं होगा, तो नेकेड सीड। क्लियर? जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस मीन्स नेकेड, नेकेड का मतलब ओपन, खुला हुआ, और स्पर्मा का मतलब सीड, जिनके बीज खुले हुए होंगे, कोई कवर, कोई लेयर नहीं होगी। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम अनावृत्त बीजी पौधे देखें, एंजियोस्पर्म को देखें, तो उसमें ये क्या होगा, सीड इसके पैक्ड होंगे। तो दोनों में ये मुख्य अंतर है कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके जो बीज होते हैं उस पर कोई भी बाहरी परत या लेयर नहीं पाई जाती, लेकिन एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके बीज में बाहरी परत या लेयर पाई जाती है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। अच्छा, जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये स्थलीय पौधे होते हैं, ये सब स्थलों पे पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ विशेष प्रजातियां जलों में भी निवास करती है। ठीक, जैसे हमने आपको बताया था, कुछ प्लांट के नेम हमने आपको बताए थे। एक तो हमारा प्लांट था, यहाँ पे हम कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं। साइकस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पाइनस के बारे में डिस्कस करना है, और नेक्स्ट हमारा है एफेड्रा। एफेड्रा ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के यहाँ पे हमने तीन मुख्य उदाहरण रखे गए हैं। इन्हीं तीनों प्लांट से ज़्यादातर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि ये तीन प्लांट अलग अलग वर्गों के हैं। जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, साइक्लोप्सिडा ऐसे करके, पाइनोप्सिडा करके है। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, तीनों वर्गों के एक एक उदाहरण है। साइकस अलग वर्ग का उदाहरण है, पाइनस अलग और एफेड्रा अलग। प्रश्न ये पूछा गया है, इस पर डिस्कशन हो चुका है कि वो कौन सा पौधा है जो जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल्स है, जबकि जीवाश्म के बारे में हम जानते हैं कि वो जीवित नहीं होता है। लेकिन एक जिम्नोस्पर्मिक पौधा है जिसको हम साइकस कहते हैं, और वो जीवित जीवाश्म है, इस पृथ्वी पर जिंदा भी और है भी। चलिए, साइकस को भी हम उठा रहे हैं, साइकस से एक क्वेश्चंस बना रहे हैं कि साइकस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि साइकस तो एक वंश है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो साइकस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पूरे पौधों का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है भिन्न प्रकार के। जैसे आम का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? क्योंकि अभी जब हम एंजियोस्पर्मिक पढ़ेंगे तो उसमें जंतु वैज्ञानिक नाम बहुत जानना होगा। बहुत सारे बॉटनिकल नेम पूछता है, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, बहुत सारे ऐसे हैं, और गन्ने का, शुगर केन का सैकेरम ऑफिसिनेरम, ऐसे बहुत सारे आएंगे उसमें जिनके अलग अलग बॉटनिकल नेम होंगे। तो साइकस का जंतु वैज्ञानिक जो नाम है, जंतु वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, वनस्पति, इसका वनस्पति, क्योंकि ये प्लांट है, तो साइकस रेवोल्यूटा। साइकस रेवोल्यूटा, ये साइकस का जंतु वैज्ञानिक नाम है, साइकस रेवोल्यूटा।
और साइकस की इसी प्रजाति पर सबसे ज़्यादा अध्ययन हुआ है। साइकस की इसी प्रजाति पे सबसे ज़्यादा अध्ययन हुआ है। अच्छा, साइकस पौधे का यूज क्या है आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं भी हो सकता मिस कर रहे हूँ। हाँ, साइकस की जड़ों से मंड निकालते हैं, स्टार्च निकालते हैं, और उस स्टार्च का यूज़ क्या है? स्टार्च की जड़ों से जो मंड निकालते हैं उसका यूज़ भी होगा। ठीक है, अभी उसको यूज़ के बारे में हम यस शी इज़ राइट। ठीक है, यानी साइकस का जो रूट होता है, साइकस के रूट से हम लोग स्टार्च निकालते हैं, मंड निकालते हैं, और इस मंड का प्रयोग हम सागो में करते हैं। सागो माने होता है साबूदाना, जो आप खाती हैं, साबूदाना बनाने में करते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया, किस पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो साइकस पौधे की जड़ से साबूदाना प्राप्त किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं प्राप्त करते हैं। हम साइकस की जो जड़ होती है उससे मंड को निकालते हैं और उस मंड से हम साबूदाना बनाते हैं। इसीलिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा पौधा है जिसे हम सागोपाम के नाम से जानते हैं। सागोपाम, साइकस, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन सा पौधा जिसको हम सागोपाम के नाम से जानते हैं। तो सागो का मतलब साबूदाना होता है, जिससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है। तो वो साइकस का ही पौधा है जिसको सागोपाम के नाम से, पाम माने प्लांट होता है, सागोपाम के नाम से जानते हैं साइकस प्लांट को। ठीक, अच्छा, साइकस जो पौधा होता है उसकी जड़ होगी, क्यों? क्योंकि साइकस मतलब जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होंगे उनमें जड़, तना, पत्ती पूर्ण विकसित होगा। तो साइकस, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि साइकस की जड़ को क्या कहते हैं। उस पर्टिकुलर जड़ का नाम होता है, क्योंकि अलग अलग जड़ होती हैं सबकी, तो अभी जड़ के प्रकार भी हम देखेंगे। तो साइकस की जो जड़ का नाम है, साइकस की जड़ के नाम को कहते हैं कैरोलॉइड रूट, माने जड़, कैरोलॉइड रूट, कैरोलॉइड जड़। तो साइकस की जड़ का नाम है कैरोलॉइड जड़। प्रश्न ये पूछा था कि साइकस की जो जड़ है कैरोलॉइड जड़, उसकी जड़ में एक विशेष प्रकार की नील हरित शैवाल निवास करती है, उस शैवाल का क्या नाम है? साइकस की जो जड़ है उसको कैरोलॉइड जड़ कहते हैं, उसकी जड़ में एक नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी निवास करती है, उस शैवाल का क्या नाम है? तो इसी जड़ में एक नील हरित शैवाल निवास करती है, एक नील हरित शैवाल, बीजीए, इसी को कहते हैं ना, याद आ रहा है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, नील हरित शैवाल। साइकस के कैरोलॉइड जड़ में एक विशेष प्रकार की शैवाल निवास करती है, उस शैवाल का नाम है एनाबीना, एनाबीना, याद रखिएगा। अब यहाँ नॉस्टॉक भी आ जाता है, लेकिन नॉस्टॉक मत लगाइएगा, एनाबीना है, क्योंकि एनाबीना नॉस्टॉक दो अलग अलग शैवाल हैं। तो साइकस के जड़ों में, या कैरोलॉइड का नाम ना पूछे, सिर्फ यही पूछ ले कि साइकस के जड़ों में कौन सा नील हरित शैवाल निवास करता है, तो एनाबीना नामक शैवाल निवास करता है। और बता चुके हैं एनाबीना और नॉस्टॉक जो शैवाल होते हैं ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदा की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से शैवाल प्रयोग किए जाते हैं, तो 4 विकल्प दिया रहेगा। तो उसमें से एनाबीना भी हो सकता है, मे भी एनाबीना हो, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है नॉस्टॉक दिया हो। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा, अभी आपका नवंबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आपका दिसंबर होगा, और जब दिसंबर होगा तो 25 दिसंबर भी आएगा। ठीक, उसी पर हमको प्रश्न कर लेते हैं, और बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 दिसंबर आने वाला है, क्या होता है उस दिन? वेरी गुड, 25 दिसंबर इज नोन एज अ क्रिसमस डे। ठीक है, इसको हम क्रिसमस डे के नाम से जानते हैं, या एक्समस डे भी कहते हैं। एक प्लांट बनाते हैं, एक पौधा बनाते हैं ना, उसमें एक प्लांट रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो बताइए क्रिसमस डे में जिस पौधे का सेलिब्रेशन किया जाता है वो पौधा किस पादप संघ में आता है?
जिम्नोस्पर्मिक संघ में आता है, वो एक जिम्नोस्पर्मिक पौधा है। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो याद रखिएगा वो एक जिम्नोस्पर्मिक पौधा होता है वो कोई विशेष प्रकार का पौधा नहीं है, ठीक है, वो एक जिम्नोस्पर्मिक ही पौधा है। अच्छा, बात हम साइकस की ही कर रहे हैं। साइकस में क्या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है? बताए थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद दोनों अवस्थाएं होती हैं। युग्मकोद्भिद कैसी अवस्था होगी? ऐसे प्रश्न पूछा जा गया था कि जिम्नोस्पर्मिक पौधों में जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो आगुणित होगी या द्विगुणित होगी? तो जितनी भी युग्मकोद्भिद अवस्थाएं होती हैं वो आगुणित होती हैं। आगे चल करके वो एग से फ्यूज हो जाती हैं और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करती हैं और वो बीजाणुभिद हो जाती हैं। तो जिन पौधों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद, उसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाएगा। और जो हमारा युग्मकोद्भिद होगा वो आगुणित होगा और जो हमारा बीजाणुभिद होगा वो द्विगुणित होगा। याद रखिएगा कि इन दोनों अवस्थाओं में कौन आगुणित है कौन द्विगुणित है। अभी हम आपको इसे कि स्ट्रक्चर बना करके दिखाएंगे कि कैसे आगुणित होता है और कैसे द्विगुणित होता है। अभी हम बात कर रहे हैं साइकस की ही। अच्छा, साइकस में प्रजनन होता है और साइकस में कौन सा प्रजनन होता है? क्या साइकस में लैंगिक प्रजनन होता है, साइकस में अलैंगिक प्रजनन होता है या साइकस में वर्धी प्रजनन होता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक पौधा, इसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो याद रखिएगा कि साइकस में दो प्रकार का ही प्रजनन संभव है। एक तो लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल, एक हमारा लैंगिक प्रजनन संभव है और अलैंगिक प्रजनन नहीं संभव है। इसमें दूसरा जो प्रजनन है वो वर्धी प्रजनन संभव है, वेजिटेटिव वर्धी प्रजनन। वर्धी तो बता चुके हैं, जड़ तना पत्ती से एक नए पौधे का निर्माण करना, उसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। या अगर पूछ ले कि पौधों के वर्धी भाग को बताइए, या कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पौधे का वर्धी भाग है, तो दे देगा फल, बीज, तना और कुछ दे दिया तो क्या होगा? तना। वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो ये सब, तो साइकस में प्रजनन मुख्य रूप से लैंगिक है और वर्धी है, लेकिन ये वर्धी जो प्रजनन होगा ये रेयर केस में होगा, कुछ ही प्रजातियों में होगा, सभी में नहीं होगा। मोस्टली ज़्यादातर साइकस पौधे में लैंगिक प्रजनन होता है। याद रखिएगा, ज़्यादातर साइकस में लैंगिक प्रजनन होता है, या ज़्यादातर जितने भी जिम्नोस्पर्मिक पौधे हैं उन जिम्नोस्पर्मिक पौधों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। वर्धी प्रजनन कुछ प्रजातियों में पाई जाती है, ठीक। अच्छा, अब इसमें जब लैंगिक प्रजनन होगा तो लैंगिक प्रजनन का मतलब इसमें युग्मक होंगे, गैमीट्स होंगे, और नर युग्मक भी होगा और मादा युग्मक भी होगा। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि साइकस में जो लैंगिक प्रजनन होता है उनके सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, जनन करने वाले अंगों को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें जो लैंगिक प्रजनन होगा उस लैंगिक प्रजनन में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। उस सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं कोन, CONE, कोन। ये याद रखिएगा, कोन मतलब शंक्वाकार। साइकस का आपने पौधा देखा होगा, बताए थे ना साइकस का पौधा, साइकस का यही पौधा है, इसे करके सजावट के रूप में यूज़ किया जाता है। ऐसे खजूर का पौधा देखा ना आपने, ऐसी खजूर के पौधे की तरह निकला रहेगा और इसी बीच में आप देखेंगे तो इसे कोन के शेप में स्ट्रक्चर बना रहेगा, ऐसे करके शंक्वाकार। इसी में ही इसके नर और मादा जनन अंग होंगे, इसी शंक्वाकार में, इसी कोन में। इसीलिए इनके सेक्स ऑर्गन, प्रजनन अंग को हम कोन कहते हैं, शंक्वाकार कहते हैं, शंक्वा कहते हैं, इस तरीके से। क्लियर? अच्छा, अब जब इसमें प्रजनन अंग कोन है तो कोन हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हम बात प्रजनन की कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि इसमें कोन है और ये कोन दो प्रकार का होगा। एक को नर वाले कोन को कहते हैं मेल कोन, नर कोन, और दूसरे को कहते हैं मादा कोन, फीमेल कोन। क्लियर? तो यानी इसमें जो शंक्वाकार का आकार होगा,
साइकस के पौधे के इस मध्य वाले भाग में जो शंक्वाकार स्ट्रक्चर बना होगा वही इनका प्रजनन अंग होगा, वही इनका जनन अंग होगा, जिसको शंक्वा के नाम से जानते हैं, कोन के नाम से जानते हैं। मेहंदी का कोन देख जानती होंगी, ऐसे तिकोना बना रहता है, तो ये वही वाला कोन है। अब कोन भी इसमें जनन अंग है, तो नर मादा दोनों होंगे, तो नर वाले को नर कोन कहेंगे और मादा को मादा कोन कहेंगे। अच्छा, अब प्रश्न यहीं से बनेगा कि जो साइकस में कोन होते हैं, शंक्वा होते हैं, जो नर कोन होता है उसको क्या कहते हैं और जो मादा कोन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, नर कोन को क्या कहते हैं और मादा कोन को क्या कहते हैं। तो हम नर वाले कोन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, और मादा वाले कोन को कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। है देखो, माइक्रो माने सूक्ष्म और मेगा माने बड़ा। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि साइकस में जो जनन अंग होते हैं उसमें नर और मादा में कौन बड़ा होता है? फीमेल, क्योंकि ये होगा, इसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। मेगा माने बड़ा, मतलब इसका जो कोन होगा, इसका जो शंक्वा होगा, कोन होगा, नर के तुलना में बड़ा होगा। फीमेल का कोन नर के तुलना में बड़ा होता है। इसी के आधार पर हम इसको पहचान लेते हैं कि इसमें नर कोन कौन है और मादा कोन कौन है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइकस में जो नर और मादा कोन होते हैं उनका क्या नाम है। तो यही उनका नाम होगा, हिंदी में लिखा रहेगा इसे माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। तो यही है, ये हमारा नर कोन होगा और ये हमारा मादा कोन होगा। अच्छा, अब स्पोरो दे दिया है, स्पोर मतलब बीजाणु, छोटे छोटे दाने होंगे। क्लियर? अब ये किस में पैक होंगे? जो साइकस के नर और मादा बीजाणु होते हैं उनके चारों तरफ जो परत लगी हुई होती है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, सपोज ये कोन है, यही कोन है, इस कोन में इसके छोटे छोटे बीजाणु भरे हैं ऐसे ऐसे। क्लियर? और इनके चारों तरफ एक परत लगी हुई है, उस परत को हम क्या कहेंगे? उस परत को कहेंगे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, उस परत को कहते हैं स्पोरेंजियम। क्लियर हो गया चीज? अच्छा तो ये तो साइकस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नर और मादा कोन को क्या कहते हैं। इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? अभी हम आपको बताएंगे पीढ़ी एकांतरण कैसे क्या होता है। पहले दूसरे प्लांट की स्टडी कर लेते हैं। दूसरा प्लांट हमारा है पाइनस। पाइनस का नाम सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं चीड़ का पौधा, चीड़ का पौधा, पाइनस। बताइए, पाइनस के पौधे का क्या यूज है? फर्नीचर बनाने में, सोफा बनाने में। ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण और भी यूज है। हाँ, ये भी यूज है, तारपीन का तेल। सही इन्होंने कहा, तारपीन का ऑयल निकाला जाता है। एक यूज ये भी है कि आपने रेलवे का सफ़र किया होगा, ट्रेन का सफ़र किया होगा, यस, स्लीपर में बैठे ही होंगे, लकड़ी देखे होंगे कि लकड़ी की बनी हुई होती है ना स्लीपर सीट जो होती है, वो पाइनस प्लांट से ही बनाई जाती है। रेलवे में जो स्लीपर बोगी होती है और उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो पाइनस प्लांट से बनाई जाती हैं। पहले आप कुछ 10, 15, 20 साल पहले चले जाइए, जो पटरियाँ होती हैं अब तो सीमेंटेड लगा दी जाती हैं पटरियों के बीच में ताकि हिले डुले ना, पहले लकड़ी लगाई जाती थी। आज 15-20 साल पहले आप चले जाइए, वो लकड़ियों से उसको बांध दिया जाता था नट बोल्ट से। वो पाइनस का ही प्लांट होता था, बहुत मजबूत होता है और ये पौधे हाई एल्टीट्यूड पर ग्रो करते हैं। पर्वतीय पौधे इनको कहा जाता है, बहुत ऊंचाइयों पर ये पाए जाते हैं, लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं। अच्छा, तो इसको हम चीड़ का पौधा कहते हैं। चीड़ के पौधे का जो बीज होता है, इसका जो सीड होता है, उस सीड से हम एक विशेष प्रकार का ऑयल निकाल सकते हैं, तेल निकालते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? तारपीन का तेल,
यानी तारपीन ऑयल। तो तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ के पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। चलो, इसके बीज को किसी भोज्य पदार्थ के रूप में भी यूज किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? चीड़ के पौधे का जो बीज होता है, इसके बीज के ऊपर का जो छिलका होता है उसको खाने में प्रयोग किया जाता है, और नाम सुना होगा चिलगोजा। कहते हैं ना चिलगोजा छिलका हो तुम, ऐसे ऐसे बहुत लोग मजाक में कह देते हैं, ठीक है। तो इसके जो बीज के ऊपर का जो परत होता है, जो लेयर होता है, उसको निकाल देते हैं और उसको फूड खाने के रूप में यूज़ करते हैं, और उसको हम कहते हैं चिलगोजा। चिलगोजा याद रखिएगा, चिलगोजा। बहुत लोगों से हमने डिस्कशन में सुना तुम चिलगोजा हो, ठीक। अब उनको इसके मालूम नहीं कि चिलगोजा है क्या, बोल दिए तुम चिलगोजा हो। चिलगोजा का मतलब उसको बहुत डोमिनेट कर दिए हैं। तो चिलगोजा जो होता है वो भोज्य पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है, और जो पाइनस का पौधा होता है उसके बीज के ऊपर का जो छिलका होता है उसको निकाल करके खाया जाता है या भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, चिलगोजा का ये जो चिलगोजा है, इसका प्रयोग सर्वाधिक भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इस चिलगोजे को भोज्य पदार्थ के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। क्लियर? तो ये पाइनस की बात क्लियर हुई। पाइनस क्या क्या है, इससे क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, जितने भी जिम्नोस्पर्मिक पौधे हैं, आपने देखा जिम्नोस्पर्मिक पौधे का कितना महत्व था। साइकस में भी देख लिया, पाइनस को भी देखा, इसका कहाँ कहाँ यूज़ है। फर्नीचर, सोफ़ा बनाने में, रेलवे ट्रैक बनाने में, रेलवे स्लीपर्स बनाने में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आया। अब औषधि के रूप में भी इसका यूज़ है, औषधि के रूप में इसका प्रयोग है। तो तीसरा प्लांट आ जाएगा एफेड्रा, ठीक है। ये जो हमारा एफेड्रा है, ये भी हाई एल्टीट्यूड पर ही ग्रो करता है। अब तो लोग कॉमनली यहाँ भी ग्रो कराने लगे। साइकस का पौधा हमारा नेटिव पौधा नहीं है। हमारा जैसे आम आंवला यहाँ आसानी से ग्रो कर जाते हैं, वैसे साइकस का पौधा यहाँ आसानी से नहीं ग्रो करता है। आप लोग देखते होंगे कि लोग घरों में साइकस के पौधे को सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं ना। खजूर की तरह होता है, ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकली होती, छोटे छोटे पौधे इतने बड़े बड़े होते हैं। ये पौधे बहुत श्रब्स के फॉर्म में नहीं होते। ये पौधे श्रब्स भी होंगे, ट्री भी होंगे। याद रखिएगा, ये पौधे ट्री भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, चलिए ये बताइए कि सबसे बड़े पौधे का क्या नाम है? सिकोया, शी इज राइट। याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्लांट, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्लांट जो है, सबसे बड़ा जो पौधा है वो सिकोया है। सिकोया की स्पेलिंग यही है, TIA लिखा जाता है। सिकोया लिखा जाता है सिकोशिया, लेकिन बोला जाता है सिकोया। तो लार्जेस्ट जो प्लांट हमारा है वो सिकोया है, ठीक, सबसे बड़ा प्लांट। अच्छा, अभी एफेड्रा पे फिर हम आते हैं, यहीं पे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। संसार के सबसे छोटे पुष्प का नाम बताइए, और संसार के सबसे बड़े पुष्प का नाम बताइए। हाँ, रेफलिशिया। सबसे बड़ा जो पुष्प हमारा है संसार का, लार्जेस्ट पुष्प, लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है रेफलिशिया। रेफलिशिया सबसे बड़ा पुष्प है। अगला प्रश्न ये है, सबसे छोटा फ्लावर क्या है? स्मॉलेस्ट फ्लावर, ओल्फिया। याद आ गया? ओल्फिया। इसकी जो साइज होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। अब देख लो, अगर सही से ना पकड़ो ना तो ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा हाथों में लेते हुए। इसकी साइज यही है 0.1 मिलीमीटर। इसको अगर हम सही से ना पकड़ें तो ये हाथ में फिसलते ही एकदम ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इसकी लेंथ। अब इतनी मिलीमीटर है, देखो माइक्रोस्कोपिक टाइप का लग रहा है एकदम से। तो ओल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, और रेफलिशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। क्लियर? इस पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने औषधि वाले प्लांट पर, मेडिसिनल प्लांट पे। तो इसमें मेडिसिनल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में देखिए मेडिसिनल प्लांट यही है, एफेड्रा। तो एफेड्रा नामक पौधे से कौन सी एंटीबायोटिक बनाई जाती है? एफेड्रिन। तो इस एफेड्रा नामक पौधे से एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं एफेड्रिन।
एफेड्रिन नामक औषधि एफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त की जाती है, जिसका हम प्रयोग अस्थमा रोग में, दमा, अस्थमा, कखिंग, खांसी में एक्सेट्रा ETC आदि में प्रयोग करते हैं। इसका जो प्रयोग है अस्थमा रोग में या फिर खांसी ओसी जब आती है तो उस रोग में हम एफेड्रिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। एफेड्रिन का घोल बनाया जाता है, सोल्यूशन बनाया जाता है, एफेड्रिन को उसमें डाल दिया जाता है और एक सोल्यूशन बना करके बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उसको पिलाए जाते हैं। जैसे गिलोय होता है, या एक पौधा और आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, जिससे फीवर उबर कम कर देता है, गिलोय ही तो है, चिरैता का पौधा जैसे होता है, उसको अच्छे से बॉयल करके और सब बनाते हैं, ऐसे इसको भी कर लेते हैं। लेकिन चूंकि एफेड्रिन निकाल लेते हैं उसमें से, तो अब इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी सॉल्यूशन में इसको एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, घोल बना करके 2 और 3 टाइम्स उसको पीते हैं, तो अस्थमा भी रिकवर हो जाता है और कखिंग भी क्लियर हो जाता है। एफेड्रा, तो याद रखिएगा जिस पौधे से औषधि बनाई जाती है वो यही है, एफेड्रा का पौधा, इससे एफेड्रिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। अच्छा बताइए, अभी हमने डिस्कस किया है एनाबीना नामक शैवाल किस पौधे की जड़ों में निवास करता है? साइकस। उसकी जड़ को क्या कहते हैं? हाँ, कैरोलॉइड जड़। अब इस पे एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अपने से वो बना सकता है क्वेश्चन कि जो साइकस की ये पूछ सकता है कि वो कौन सा शैवाल है जो जिम्नोस्पर्मिक पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वो कौन सा शैवाल है जो जिम्नोस्पर्मिक पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स, स्थिरीकरण करने का काम करता है? यही है, एनाबीना ही तो है। अब इसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा, राइजोबियम नहीं आएगा, क्योंकि अब इसके कैरोलॉइड जड़ में जो एनाबीना नामक शैवाल निवास कर रही है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसकी जड़ में फिक्स करेगी, और दोनों में म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है, दोनों में जो है अदला बदली होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। क्लियर? क्या जितने भी जिम्नोस्पर्मिक पौधे होते हैं वो परजीवी होते हैं? अभी आपने देखा है यहाँ पे, कहाँ परजीवी दिख रहे हैं? नहीं है ना परजीवी, ठीक है। लेकिन क्या सहभोजिता रिलेशन शो करते हैं? सहभोजिता, हाँ कर सकते हैं, साथ में रह करके भोज्य पदार्थ को तैयार करना, सहभोजिता, ठीक है। और कुछ विशेषता बताइए जिम्नोस्पर्मिक पौधों के। अभी हम आपसे कह रहे थे कि जिम्नोस्पर्मिक पौधों में हम आपको बताएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण के बारे में। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, क्योंकि इन पौधों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या हुआ कि हमने आप अभी डिस्कस किया है कि जिसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद दोनों अवस्थाएं हों, उसमें ये अवस्थाएं होंगी, पीढ़ी एकांतरण पाई जाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, सपोज ये कोई भी एक प्लांट है, प्लांट है तो इसमें युग्मक होंगे। सपोज ये साइकस का प्लांट है तो इसमें युग्मक होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक होंगे, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का मतलब मेल कोन और फीमेल कोन होंगे, और एक माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल बनेगा। तो मीन्स जो हमारा ये साइकस का प्लांट है इसमें हमारे कोन होंगे, और ये जो हमारे कोन होंगे ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। मेल वाले कोन से क्या निकलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, और इससे निकलेगा मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। चलो ठीक है। अब ये जो नर कोन है और ये जो मादा कोन है, ये दोनों क्या हैं? आगुणित हैं कि द्विगुणित हैं? आगुणित हैं। ये भी स्मॉल एन है और ये भी स्मॉल एन है। क्लियर? अब यही इस पौधे में 2 प्रकार की लाइफ साइकिल चलेगी। ये इनका जीवन चक्र अगर देखा जाए तो इसी में 2 प्रकार की लाइफ साइकिल चलेगी। इधर वाली जो साइकिल चलेगी वो होगी युग्मकोद्भिद, गैमीटोफिटिक,
और जितने भी गैमेटोफिटिक होते हैं वो कैसे होंगे, आगुणित होंगे। यहाँ पे हमने स्मॉल n लिख दिया है, इसका मतलब ये आगुणित होंगे। और इधर वाली जो साइकिल चलेगी वो बीजाणुभिद होगी, इसलिए हम इसको इधर लिख दे रहे हैं स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक याद रखिएगा, ये युग्मकोदभिद है और ये बीजाणुभिद है, और जो बीजाणुभिद होगी वो द्विगुणित अवस्था होगी, इसलिए हमने इसको 2n लिख दिया, ये द्विगुणित होगी। अच्छा, अब माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर, ये नर और मादा, इनके अलग अलग जनन अंग हैं, ठीक है। अब ये बनाएंगे कैसे, अब मान लीजिए कि ये नर जनन अंग आ रहा है। अब नर जनन अंग जब ये आगे आएगा तो यहाँ पे इसको एक एग चाहिए, अंडाणु चाहिए, ठीक है। अब ये अंडाणु कहाँ इसको मिलेगा, बीजाणुभिद में मिलेगा। छोटे छोटे बीजाणु कहाँ होंगे, छोटे छोटे बीजाणु बीजाणुभिद में ही पाए जाएंगे। तो अब ये यहाँ से आएगा और इससे फ्यूज कर जाएगा। अब जैसे इससे फ्यूज करेगा, अब इधर से आगे वाली क्रियाएं जो होंगी वो हमारी बीजाणुभिद की हो जाएंगी। अब ये आगे चल करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा ना, नर वाला आ रहा ना, तो ये जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट हमेशा देखो द्विगुणित होता है, इसलिए अवस्थाएं द्विगुणित होंगी। जाइगोट आगे चल करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो बना करके क्या होगा, ये आगे चल करके क्या करेगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज बना लेगा। ये बीज आकर करके क्या चल गया, एक पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो हुआ। तो ये लाइफ साइकिल, ये जीवन चक्र इनका कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। क्लियर, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। तो ये युग्मकोदभिद और ये बीजाणुभिद में बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, तो ये याद रखिएगा कि किसकी कैसी अवस्थाएं हैं। अभी आपको एंजियोस्पर्मिक भी पौधे में बताएंगे ये चीज़। क्लियर हो गई ये चीज़, ओके। तो मैं आई रिमूव इट, ओके। तो ये तो बात हमारी थी जिम्नोस्पर्मिक की। इसको आवृत्त बीजी कहते हैं या अनावृत्त बीजी कहते हैं, हाँ अनावृत्त बीजी कहते हैं ना, ये अनावृत्त बीजी है, ये अनावृत्त बीजी है। दूसरा हमारा होगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आवृत्त बीजी ये होगा। वो अनावृत्त बीजी है और ये आवृत्त बीजी है, ठीक है। अब आवृत्त बीजी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा हमारा संघ है आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म। जैसे हमने जिम्नोस्पर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया, वैसे इसको भी दो भागों में तोड़ देते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियोन, एंजियोन प्लस स्पर्मा। स्पर्मा तो जानते हैं क्या हो गया, सीड हो जाएगा, बीज हो जाएगा। एंजियोन का मतलब होता है कवर्ड, ढका हुआ, कवर्ड। उसमें उनके बीज ढके हुए नहीं थे, नेकेड थे, लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्मिक आवृत्त बीजी पौधे होंगे उनके बीज सदैव ढके हुए होंगे, उस पर एक ना एक कवर होगा, एक ना एक लेयर होगी। क्लियर, अब वो लेयर क्यूटिकल की भी हो सकती है। क्लियर, तो चीज़ क्लियर हो गया कि दोनों में क्या अंतर है। तो कभी कभी ये पूछ लेगा कि वो कौन सा पादप संघ है जिनके बीज ढके नहीं होते हैं, तो जिम्नोस्पर्मिक हो जाएगा। या वो कौन सा पादप संघ है जिसमें बीज ढके हुए होते हैं, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, आवृत्त बीजी पौधे हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम दिया रहता है, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। अच्छा, जितने भी एंजियोस्पर्मिक पौधे होते हैं उन सभी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर दिया गया है ना। इन सभी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक को कहते हैं मोनोकॉट और इसी को मोनोकैटिलियोडेंस भी कह देते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं डाइकॉट, द्विबीजपत्री। मोनोकॉट या डाइकॉट कहते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, या बहुत जगह इसको मोनोकैटिलियोडेंस भी बोलते हैं, डाइकैटिलियोडेंस, लेकिन जनरली इसको मोनोकॉट एंड डाइकॉट बोला जाता है। मोनो माने होता है सिंगल, एक, और डाई माने होता है दो या मोर देन टू। एक बीजपत्री का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक बीज हो। द्विबीजपत्री का मतलब जिसमें दो पार्ट हों और बीज कितने हों। द्विबीजपत्री में नहीं, एक बीजपत्री में कहा आपने कि जिसमें एक बीज हो, तो द्विबीजपत्री में द्विबीज नहीं होगा। ठीक है, दो पार्ट होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें द्वितीय बीज हो, मोर देन टू हो सकते हैं।
लेकिन उन सब का भी अध्ययन हम डाइकॉट में ही कर लेते हैं। अब इसके लिए अलग से अगर हम बनाना चाहें तो हम तो इसके लिए एक अलग से बना देंगे। हम क्या बनाएंगे देख लीजिए, ये तो जनरली है आपके बुक में बना हुआ है। अब जब आप कह रहे हो ये एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर एक से ज़्यादा बीज होंगे, 2, 3, 4, 5 होंगे तो उसको भी हम इसी में अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन अब ज़्यादा हो तो हमको बनाना हो तो बना भी है, हमको बनाना क्या है, पॉलीकॉट हम बोल देंगे उसको, पॉलीकॉट बोल देंगे, क्योंकि पॉली माने होता है ढेर सारा और कॉट माने बीजपत्री, तो ढेर सारा बीजपत्री, तो हम पॉलीकॉट बना देंगे। तो हमको बनाना नहीं है ना, अगर अपने से बनाना हो तो ये पॉलीकॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो बताइए 2-3 पौधे का नाम बताइए जो एक बीजपत्री हैं, बता दीजिए फटाफट, जिसमें एक बीज पाया जाता है। बहुत आसान है, मैंगो, और मैंगो एक बीजपत्री है। हाँ हाँ हाँ, और द्विबीजपत्री बताइए। हाँ 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 हाँ, ये सब क्या हो जाएंगे, एक एक देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सब द्विबीजपत्री हो जाएंगी, ठीक। अच्छा ये बताइए कि जितने भी पौधे होते हैं उन पौधों में जनन अंग क्या होता है? या शी इज राइट, ठीक है। जनन अंग याद रखिएगा कि पौधों में जनन अंग भाग को क्या कहते हैं, या जनन अंगों को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जितने भी पुष्प होते हैं पौधों के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जनन अंगों के पार्ट होते हैं, और उसी पुष्पों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। क्लियर, अभी हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कुछ, एक बीजपत्री का उदाहरण दीजिए। अच्छा, आपने मैंगो क्यों कहा? वो गुठलिया ना गुठली की वजह से। और आपने क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया? दो पार्ट में निकलेगा, यहाँ पार्ट को हाफ पार्ट में डिवाइड करना, इस बेस पे। क्लियर हो गया ये चीज़? तो आपने गुठली के हिसाब से बता दिया, इसीलिए वहाँ गलत हो जाएगा ये। अच्छा आप एक पुष्प ले लीजिए, पौधा ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, कोई भी, चाहे वो रोज़ का पुष्प हो या कोई भी पुष्प हो या गुड़हल का पुष्प हो, ठीक है, ले लिया। तो उस पुष्प में कितने पार्ट्स होते हैं? अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्पों के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्पों के भाग पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। पुष्पों में तो बहुत सारे भाग होते हैं, आप देखी होंगी, गुलाब का पुष्प है तो बाहरी कुछ पत्तियां लगी हुई होती हैं, फिर थोड़ा आगे जाएंगी, आगे कुछ पत्तियां लगी हुई होंगी, लेकिन उन पत्तियों का आकार देखोगे तो एक दूसरे से भिन्न होगा, कुछ बड़ी होंगी कुछ छोटी होंगी, इस तरीके से पत्तियां होती हैं, ठीक है। और बीच में क्या होगा? हाँ, पुंकेसर होगा बीच में, और पुंकेसर में क्या होगा? वर्तिकांग होंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पुष्पों के जो हम भाग पढ़ने जा रहे हैं, पुष्पों में तो पहला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेपल। दूसरे भाग को हम कहते हैं पेटल, सेपल पेटल। तीसरे हम भाग को कहते हैं एंड्रूसियम। चौथे भाग को हम कहते हैं गाइनूसियम। अगले भाग को हम कहते हैं पेरियंथ। यही पुष्पों के भाग हैं लेकिन हो सकता है आप किसी बुक में पढ़ें या कुछ भी हो तो ये एंड्रूसियम गाइनूसियम ना दिया हो। अभी हम बता रहे हैं, हो सकता है वो किस फॉर्म में दिया होगा, अभी क्लियर है? हाँ, बता दे रहे हैं। कैलिक्स करोला का नाम सुना है? कैलिक्स करोला, चलिए इसकी इकाई बता दे रहे हैं, पहले इकाई पे आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पुष्पों के भाग होते हैं, लेकिन हम पुष्पों के भाग को इस नाम से हो सकता ना जानते हों, इसकी इकाई के नाम से जानते हों। तो इसकी इकाई होती है यूनिट। जैसे सेपल, सेपल की इकाई होगी पेटल,
सेपल की इकाई पेटल नहीं होगी, हम खाली एरो कर रहे हैं ना, पेटल लिख डालो, ठीक है। सिर्फ मैं एरो लिख रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सेपल, सेपल का मतलब हो गया आपका कैलिक्स, इसकी इकाई कोरोला, एंड्रूसियम की इकाई स्टेमेन, पुंकेसर आ गया, गाइनोसियम, इसको हम दो नाम से जानते हैं, एक तो हम पिस्टिल कहते हैं, दूसरा हम कार्पेल कहते हैं। ओवरी, जिसको हम कहते हैं ओवरी बीजाणु, ठीक है। पेरियन, पेरियन इसको हम कहते हैं टैपेल। अब देख लो, कैलिक्स इसको हम के अक्षर से शो करते हैं, कोरोला इसको सी अक्षर से शो करते हैं, स्टेमेन इसको यस अक्षर से, पिस्टिल या कार्पेल हमारा है, इसको पी अक्षर से शो करते हैं, टैपल को टी अक्षर से शो करते हैं। ये सब इसके अक्षर हैं, ठीक। अच्छा, अब प्रश्न ये पूछा था कि पुष्प जो होता पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जनन भाग होता है पुष्प, तो पुष्पों में नर और मादा जनन अंग दोनों होंगे, तो पुष्पों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्पों में नर जनन अंग को एंड्रूसियम या उसी की इकाई होती है स्टेमेन, ये नर जनन अंग है, इसको हम मेल ऑर्गन कहेंगे पुष्प का, नर अंग, मेल ऑर्गन, नर अंग है। अब जो गाइनोसियम है ये पुष्पों की मादा अंग होती है, जिसको हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल, ओवरी के नाम से हम जानते हैं इसको, इसको हम कहते हैं फीमेल ऑर्गन, फीमेल अंग, फीमेल ऑर्गन। तो पुष्पों में जो नर जनन अंग होंगे उसको तो हम स्टेमेन के नाम से जानते हैं, हो सकता है कभी कभी एंड्रूसियम दे दे, तो इसलिए मैंने दोनों लिखा दिया, कभी कभी गाइनोसियम दे दे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यूनिट पढ़े होते हैं, तो इसलिए दोनों हमने लिखा दिया, एंड्रूसियम गाइनोसियम देगा तो मतलब वही होगा, यहाँ इकाई भी है। तो नर जनन अंग स्टेमेन होता है, मादा जनन अंग पिस्टिल या कार्पेल होता है। अच्छा, एक बार प्रश्न ये पूछा था कि ये जो स्टेमेन है, नर अंग है पुष्पों का, उसमें कितने भाग होते हैं? कोई आइडिया नहीं ना? तो हमारा जो स्टेमेन है उस स्टेमेन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं एंथर और दूसरे को हम कहते हैं फिलामेंट है। देखिए क्या होता है ये है, ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पुष्प का, देखा है ना, यही एंथर है, इसी को हम कहते हैं एंथर, और ये जो नीचे ऐसे पुच्छ की तरह निकला हुआ है इसी को हम कहते हैं फिलामेंट, इसी को हम कहते हैं फिलामेंट। और ये दोनों किसके भाग हैं? नर जनन अंग के, स्टेमेन के। तो स्टेमेन के मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन किस में होगा? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का, अच्छा पॉलिनेशन जानते हैं? पॉलिनेशन, अच्छा पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, हाँ परागकण, इन्होंने सही कहा, पॉलिनेशन माने परागकण, ठीक है, या परागकण, पराग के जो कण होते हैं, या परागकण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? परागण, पॉलिनेशन, ये लिख दे रहा हूँ, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, परागण, परागण किसे कहते हैं? कोई आइडिया? परागण मतलब जो पराग के कण होंगे जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पराग के कण को हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, यानी पराग के कणों का कहां से कहां ट्रांसफर होना, एंथर से कहां गया, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना। अभी बता रहे हैं स्टिग्मा कहां आएगा, पहले परागकण को यहां पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पराग के कणों का एंथर से स्टिग्मा पर जाना परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पराग के कणों का एंथर से स्टिग्मा पर जाना परागण कहलाता है,
पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये कैसे परागण किसके किसके माध्यम से होते हैं? जैसे पुष्प है, ठीक है, तो एक पुष्प दूसरे पुष्प से रगड़ खाएगा तभी तो पराग के कण इधर उधर ट्रांसफर होंगे, तो वायु के माध्यम से हो सकते हैं। जब हवा चलेगी तो रगड़ खाएंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इनमें परागण का मुख्य स्रोत क्या है? वायु है। जिम्नोस्पर्मिक पौधे, एंजियोस्पर्मिक पौधे, दोनों पौधों में परागण का मुख्य स्रोत वायु होता है। क्लियर हो गया? परागण क्लियर हो गया? जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि स्टेमेन, पुष्पों का जो नर अंग है उसमें 2 भाग होते हैं। ऐसे हमारा पिस्टिल या कार्पेल है, ठीक है, इसमें कितने भाग होते हैं? कार्पेल, ओवरी, कार्पेल, यहाँ पे हम ओवरी भी लिख दे रहे हैं। अंडाशय जिसको कहते हैं, इसके मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टाइल, दूसरे को कहते हैं स्टिग्मा और तीसरे को कहते हैं ओवरी, अंडाशय। तो याद रखिएगा, ये हमारा जो कार्पेल है, जो मादा जनन अंग है पुष्पों में, उसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो अभी हमने आपको बताया था परागण का परिभाषा कि जब पराग के कणों का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा पे हो, अभी पुष्प भी बनाएंगे आगे कैसे ट्रांसफर होगा, एंथर से स्टिग्मा पे होता है। तो एंथर क्या है? नर है, और जा कहाँ रहा है? मादा में, तभी तो कुछ होगा, रिजल्ट होगा। क्लियर? तो क्लियर हो गया। तो स्टिग्मा एक मादा जनन अंग है और एंथर एक नर जनन अंग का भाग है। तो जब पराग के कणों का एंथर से स्टिग्मा पर जाना, स्थानांतरण, परागण कहलाता है। और परागण का जो मुख्य स्रोत होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, वो वायु होता है, विंड होता है। और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे जंतुओं के माध्यम से भी हो सकता है, जलों के माध्यम से भी हो सकता है, वायु के माध्यम से हो सकता है, बहुत सारे विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से हो सकता है, विस्फोट के माध्यम से। अब आप कहेंगे विस्फोट क्या हो गया? क्या पॉलिनेशन, परागण विस्फोट के भी माध्यम से हो सकता है? जैसे परागण का जो माध्यम है जल है, वायु है, जंतु हैं। अब कहीं कहीं विस्फोट भी कह देता है, हाँ विस्फोट के माध्यम, वो बम नहीं गिरेगा, उसकी नहीं होगा। जैसे पुष्प होते हैं ना, तो कुछ पुष्पों में जो बीज होते हैं वो एक कवर में ढके हुए होते हैं, ठीक है। तो जब प्रतिकूल वातावरण आता है तो उस बीज का जो कवर होता है फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, विस्फोट हो जाता है और उसमें से बीज पराग के कण निकल जाते हैं। तो ये हो गया विस्फोटक, विस्फोट के माध्यम से बना बम गिरेगा, ठीक है। तो आई थिंक आज इतना ही रहने देते हैं, तो द रेस्ट पार्ट वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, थैंक यू।